कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउट नेट में। तो भैया भौतिक विज्ञान में समतल में गति हमारा चल रहा था। आज लेक्चर नंबर 3। आज भी क्या डिस्कस करेंगे? आज भी थोड़ा बहुत सदिश डिस्कस करेंगे। ठीक है, सदिश के बारे में और थोड़ी सी जानकारी। क्यों इतना अपन सदिश को लेकर पीछे पड़े हुए? क्योंकि आगे सदिश बहुत ज्यादा काम आने वाला है बेटा। ठीक है, तो सदिश को लेकर और थोड़ी जानकारियां हम हासिल करेंगे अभी की क्लास में, और उसके बाद में हम आधी क्लास के करीब में सदिश हो जाएगा। फिर उसके बाद में बचे हुए समय में हम द्विविमीय गति पढ़ना शुरू करेंगे। चलो बेटा, तो हम क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में अभी तक हम सदिश पढ़ रहे हैं, फिर प्रक्षेप गति पढ़ेंगे। उसके बाद में हम ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण, ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण पढ़ेंगे, फिर आपेक्षित गति पढ़ेंगे, और आपेक्षित गति में ही 2 प्रकार के सवाल करेंगे, वर्षा व्यक्ति संबंधित प्रश्न और नदी नाव संबंधित प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो यह सब कुछ हमारा आने वाले समय में डिस्कशन रहने वाला है इस चैप्टर में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आज सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम है उस पर उदाहरण करने वाले हैं। हमने नियम कल देख लिया था, उसी को और आगे बढ़ाएंगे आज, और उसके बाद में सदिश के घटक पर चर्चा करेंगे और लामी प्रमेय पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में द्विविमीय गति शुरू करेंगे। क्लियर है कहानी? चलिए बेटा, तो बिना समय खराब करे हम क्लास शुरू करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था एक बार हम बता देते आपको, है ना। हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास 2 सदिश है, एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, तो ए बी सदिश का जो परिमाणी सदिश आएगा, है ना, अगर ए और बी क्या है भैया, यह दोनों ये अगर एक समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं को चिन्हित कर रहे हैं, तो यहां पर उसका जो विकर्ण होगा वह इनका परिमाणी सदिश कहलाता है। ठीक है, परिमाणी सदिश को लेकर हमने सूत्र पढ़ा था, ये आर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कल, हाँ, अब जानबूझ के मैंने ए को नीचे लिखा है। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बी को नीचे लिखा था। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, ये रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को tan अल्फा लिखना है यहाँ पर, मतलब परिमाणी सदिश का ए सदिश से कोण, अगर मैं परिमाणी सदिश का बी से कोण लिखता हूँ या ए से कोण लिखता हूँ, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो अगर मैं यहाँ पर tan अल्फा लिख रहा हूँ बेटा, तो कोण किसके साथ नहीं बन रहा है? सर जी, कोण बी के साथ नहीं बन रहा है ना। ये पूरा कोण कितना है? थीटा है। तो कोण अल्फा जो है, कोण अल्फा किसके साथ नहीं बन रहा है? बी के साथ नहीं बन रहा है। तो बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे में से हल कर सकता हूं। ठीक है, ये सारी बातें छोटी छोटी सी हमने कर ली थी पिछली क्लास में, है ना। अब अच्छा, हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें अब करना शुरू करते हैं। मान के चलो कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूं कि अगर ए और बी, है ना, ए और बी के मध्य कोण कुछ होता है, तो जैसे मैंने बोला कि मान के चलो अभी ए और बी के मध्य कोण थीटा का मान मैं 0 डिग्री रख दूं, तो अगर थीटा का मान 0 रखेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा? तो सर यहाँ पर जो आर आ जाएगा, पहले थीटा का मान 0 रखने का फील दिला दूं क्या मैं तुम्हें? देखो, थीटा का मान 0 मतलब ए इधर है और बी भी इधर ही है। तो सर ये तो कॉमन सेंस से मुझे समझ में आ गया कि ए और बी इधर ही है, इनका परिमाणी भी इधर ही होगा, और इनका मुझे योग कर देना चाहिए सीधे 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 सीधे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरफ है ना, मतलब 2 लोग एक ही साथ एक ही तरफ धक्का लगा रहे, उनका धक्का जुड़ जाएगा। तो यहां पर हम आर को लिख सकते हैं, आर हो जाएगा वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 होता है बेटा 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं यहां से डायरेक्ट ही, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और cos थीटा क्या हो गया है? 1 हो गया है, cos 0 1 हो गया है। तो मैं यहां से आर सदिश जो है उसे लिख सकता हूं a प्लस बी, देखो a प्लस बी का स्क्वायर का वर्गमूल आएगा, तो इसे a प्लस बी लिखा जा सकता है सीधे सीधे। मतलब क्या होगा कि अगर ये मैंने प्रूफ भी कर दिया यहां से कि अगर ए और बी एक ही दिशा में, तो इनका परिमाणी सदिश क्या होता है? ए प्लस बी होता है। अच्छा, अगर मैंने कोण बढ़ाया तो बढ़ाकर तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। जैसे मैं 60 कर सकता हूं, 90 कर सकता हूं, 30 कर सकता हूं, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हमें बार बार काम आती है, उसके लिए बता रहा हूं कि अगर थीटा का मान के चलो 90 डिग्री, 2 सदिश जिनके मान कोण 90 डिग्री है, ये बहुत बार हमें आएगा।
कितनी बार आएगा? बहुत बार आएगा, है ना। हमें बोलेंगे एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर, इनका परिमाणी सदिश। तो इनका परिमाणी सदिश हम बिना सोचे समझे आसानी से ये सूत्र से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? r बराबर अंडर रूट ऑफ, फिर से होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो cos 90 क्या होता है बेटा? सर cos 90 तो होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अरे cos 90 0 होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सर ये जो r होगा ये वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं चाहूं तो इसको आदि अनादि काल तक ऐसे ही याद रख सकता हूं। कैसे? कि सर यहां पर अगर मेरे पास कोण 0 है तो a प्लस बी होता है, और कोण 90 डिग्री होगा तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ऑब्वियस ही बात है। a प्लस बी को सीधे सीधे जोड़ूं और उनका वर्ग लेकर जोड़ूं, उस पर वर्गमूल कर दूं तो इसका मान कम आएगा, इससे हमेशा ही कम आएगा, है ना। जैसे अगर मैं 3 और 4, अगर मान के चलो मैंने दो सदिश लिए, एक का मान है 3, एक का मान है 4, एक का मान है 3 और एक का मान 4 है। जैसे ये हमें पता है इसलिए कर रहा हूं, 3 प्लस 4 7 होगा, लेकिन वर्गमूल 3 मतलब 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग का वर्गमूल, तो ये कितना होगा भैया? ये 5 होगा। याद करवाया तो मैंने 3 4 5 का त्रिभुज, ठीक है। तो ये 5 होगा। तो मतलब ये परिमाणी सदिश जो है वह अब अगर कोण बढ़ा रहा हूं तो परिमाणी सदिश का मान कम होते जा रहा है ना। अच्छा, मान के चलो कोण मैंने 180 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? फील ले लेते हैं। इसका मतलब था एक सदिश ऊपर एक सदिश इधर, ए और बी सदिश इधर है। अब क्या होगा? 180 डिग्री मतलब एक सदिश इधर एक सदिश इधर, ए इधर को बी इधर को, इनके मध्य कोण बनेगा 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री कोण बन चुका है तो मैं क्या करूंगा बेटा इसमें? सर 180 मतलब cos 180 रख दो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। r बराबर होगा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। तो cos 180 मतलब -1 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों कर दिया? cos 180 -1 होता है। चाहे तो कॉपी में ब्रैकेट में लिख ले, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, है ना। और मैं यहाँ पर मान नहीं लिखूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे नोट्स देखे और बोले अरे ये मास्टर ये भी पढ़ाता है क्या, ओहो, है ना। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तुम चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो, एक cos 180 का मान -1 होता है ना। एक ही चीज 10 बार थोड़ी ना बताएंगे बेटा, है ना। और बताएंगे भी तो इसमें तो तुम्हारा घाटा है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर a प्लस a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब अभी भी कुछ बच्चे सोचते हैं अरे मेरा क्या घाटा। अरे मूर्ख बालक, जब तक कॉपी पेन नहीं लगाएगा, खुद से चीजें सॉल्व नहीं करेगा, तो इसमें तेरा घाटा, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता। देख यहां पर ये r है तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा, और ये r है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये r a प्लस बी हो जाएगा। अब इससे ज्यादा अगर मैं कोण बढ़ाऊंगा, अच्छा एक बात बताओ कि क्या कभी भी दो सदिशों के मध्य कोण 180 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दो सदिश के मध्य कोण 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था सर कि अगर दो सदिशों के मध्य कोण लेना है, ले ये वाला कोण ले लिया, अब ये मत बोल देना 180 से ज्यादा, नहीं नहीं नहीं। हमने सीखा था कि यहाँ पर, अरे सदिशों के मध्य कोण लेना सिखा था मैंने तुझे, तुम्हें बताया था मैंने कि अगर दो सदिशों के मध्य कोण लेना है तो वो जो कोण होता है वो छोटा वाला कोण होता है, पूंछ से पूंछ मिली हो या शीर्ष से शीर्ष मिला हो, और जो छोटा वाला कोण है वो सदिशों के मध्य कोण कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सर जी कि ये r है, ये होगा a माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, है ना। अब क्या कर सकता हूं? मतलब 180 से ज्यादा कोण नहीं हो सकता। मतलब मैं इससे क्या समझ सकता हूं कि ये है दो परिमाणी, दो सदिशों के मध्य अधिकतम मान या मैक्सिमम, और ये है न्यूनतम मान, या मैं इसे कह सकता हूं मिनिमम, न्यूनतम मान। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास दो सदिश है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सदिश है, एक है 4 न्यूटन और एक है 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का जो अधिकतम मान होगा, आरमैक्स जो होगा वो 3 प्लस
7 न्यूटन हो जाएगा जब दोनों एक ही दिशा में है, और R न्यूनतम जो होगा वो हो जाएगा 4-3 मतलब 1 न्यूटन, मतलब एक इधर और एक इधर। इससे कम मान और इससे ज्यादा मान कभी भी संभव नहीं है। तो किसी भी परिमाणीय सदिश का, है ना, कोई भी कोण रखो, इसके बीच में ही वैल्यूज आएंगी हमेशा। तो यहां पर अगर 3 और 4 रखा है तो 7 से ज्यादा नहीं होगा और 1 से कम नहीं होगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दोनों एक ही दिशा में धक्का लगा ले। ज्यादा से ज्यादा दुनिया का नियम है ना यार, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दोनों के बीच में अटूट प्यार, अटूट बंधन हो जाए, है ना, एक दूसरे के लिए मर मिटे या एक दूसरे को मार मिटे, है ना, मतलब क्या हो जाए, एक दूसरे को मार लिया, एक दूसरे से लड़ लिए, तो यही अधिकतम सीमा हो सकती है इस दुनिया में, है ना। या फिर दूर दूर है तो चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना, मतलब दोनों एकदम पास आ जाए, दोनों एकदम ही दूर चले जाए, दुश्मन और ये प्रिय मित्र। तो यहाँ पर ये ही 2 अधिकतम चीजें हो सकती है, एक 7 हो सकता है और एक हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो R है, अब देखना, घबराना मत, है ना, R जो है यह इसका न्यूनतम मान है, कम से कम A+ भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा A- भी हो सकता है, सॉरी कम से कम A- भी हो सकता है, उल्टा बोल दिया हमने, कम से कम मतलब इसका जो मान है वो हमेशा A-B से ज्यादा होगा और A+B से कम होगा R का मान, परिमाणीय सदिश का। क्लियर है कहानी। अब इसी में हम कोण के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यार, है ना, कोण के ऊपर मुझे उम्मीद है ये पूरी चर्चा तो मैं समझ में आई होगी। अब मैं कोण के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, कैसे, देखो ध्यान से। मान के चलो मेरे पास ये एक A सदिश था, ये B सदिश था, इनका परिमाणीय सदिश जो है ये R सदिश था, ये R सदिश था। अरे कलर मिट गया। देखो मैंने बोला कि यह A के साथ अल्फा कोण और B के साथ बीटा कोण बना रहा है ना। मैंने क्या बोला कि दो सदिश A और B और उनका परिमाणीय सदिश R, उनका परिमाणीय सदिश R A के साथ अल्फा और B के साथ बीटा कोण बना रहा है। ठीक है, आसान सी बात, एक अल्फा कोण है, एक बीटा कोण है। अब मुझे ये कॉमन सेंस से सोचकर बताओ कि अगर A का मान ज्यादा है B से, A का परिमाण ज्यादा है B से, अगर मैं कहूं A का परिमाण ज्यादा है B के परिमाण से, तो अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा। A का परिमाण ज्यादा है B से तो अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा। मतलब क्या है कि अगर A ज्यादा है B से, अभी तो सर ऐसा दिख नहीं रहा, अरे देख ले, यहां पर A ज्यादा है और B छोटू सा बना देते हैं, B को छोटू सा बना दिया। अब बताओ परिमाणीय सदिश कहां जाएगा, परिमाणीय सदिश, तो सब परिमाणीय सदिश जो है ना वो इधर की तरफ जाएगा। क्यों परिमाणीय सदिश इस तरफ जाएगा, क्यों जा रहा है भैया इधर, है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान के चलो तुम्हें दो लोग मिलकर खींच रहे हैं, एक मोटू और एक पतलू, और मोटू बहुत ज्यादा जोर लगा सकता है, पतलू कुछ जोर नहीं लगा पा रहा है, तो तुम किसकी तरफ भागे चले जाओगे, मोटू की तरफ भागे चले जाओगे। अरे आ रही है ना बात समझ में, है ना। मान के चलो कि तुम्हें 2 प्यार मिले, तो जो प्यार ज्यादा मिलेगा उसकी तरफ भागेगा ना, है ना। एक घर का प्यार मिल रहा है, एक बाहर से प्यार आ रहा है, तो बाहर वाला प्यार ज्यादा हो गया तो भाग जाओगे उधर, है ना। तो तुम किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, है ना। अरे चिंता मत करो, घर वालों का प्यार हमेशा ज्यादा होता है, यकीन मानो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो यहां पर अगर जिस तरफ प्यार ज्यादा है उस तरफ भागोगे तुम, तो तुम्हारा जो परिमाणीय सदिश है वो किसकी तरफ झुकेगा, वो जहां पर जिस सदिश का परिमाण ज्यादा होगा उसकी तरफ झुकेगा। तो ये कॉमन सेंस से समझ सकते हैं सर हम यहाँ पर कि ये कोण अल्फा जो है वो तो बहुत छोटा हो गया
और बीटा बहुत बड़ा हो गया, तो अल्फा जो है वो छोटा होगा बीटा से। बहुत इंपॉर्टेंट सी कंक्लूडिंग बात कि अगर ए सदिश बड़ा है बी सदिश से, तो वहां पर जो कोण होगा अल्फा, मतलब ए के साथ कोण कम हो जाएगा ना, जिसका परिमाण ज्यादा उसके साथ कोण कम हो जाएगा। ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूं ए का परिमाण कम है बी के परिमाण से, या बी का परिमाण ज्यादा है ए के परिमाण से, है ना। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी हमने, ये इक्वल टू का साइन हटाओ रे, कहां से आ जाता है, कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। देखो यहां पर अगर ए का परिमाण कम है बी के परिमाण से तो क्या होगा, देखो सर बी जो है वो चुटका सा बना दो, बी जो सॉरी ए चुटकू सा बना दिया, बी जो है वो बहुत बड़ा बनाया, तो अब परिमाणी कहां जाएगा, परिमाणी इस तरफ चले जाएगा। मतलब अगर मैं ए को छोटा करते जाऊं तो परिमाणी ऊपर जाते जाएगा, बी को छोटा करते जाऊं तो परिमाणी नीचे आता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं अल्फा और बीटा का चक्कर अब चला सकता हूं। अगर ये कोण अल्फा था ये कोण बीटा था तो क्या बोलेंगे बच्चा, जल्दी से बता दो मुझे। तो यहां पर अगर बी बड़ा है ना, बी कोण, ये बी सदिश बड़ा है ए सदिश से, तो मैं लिख सकता हूं कि जो अल्फा होगा वो बड़ा होगा बीटा से, उल्टा होता है। क्लियर है कहानी। तो कोण को लेकर भी हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें याद करनी है या जो याद रखना होगा, जिससे हमारे आने वाले समय में न्यूमेरिकल फास्ट हो जाएंगे, उसकी तरफ जाते हैं, है ना। अभी हमने बात कर ली कि सर अगर दो कोण अलग अलग, दो सदिश अलग अलग हो, मतलब कि ये ए है एक बी है, अलग अलग सदिश होंगे तो क्या क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि यदि मैं कहूं, है ना, एक और नई बात, यदि ए और बी का परिमाण बराबर हो जाए, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा ए सदिश और बी सदिश बराबर हो जाए, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए सदिश और बी सदिश बराबर हो जाए, मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि ए सदिश और बी सदिश का परिमाण बराबर हो जाए। क्या बराबर हो जाए, इनका परिमाण बराबर हो जाए, सदिश बराबर नहीं कर रहा हूं मैं, परिमाण बराबर कर रहा हूं। तो अगर ए और बी का परिमाण बराबर कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, यहां पर ए और बी का सब परिमाण बराबर कर दो, ओहो, तो यहां पर ए और बी का परिमाण बराबर कर दिया, तो मैं इसमें अगर परिमाणी सदिश लिखूंगा, सदिश बराबर नहीं है, इनके मध्य कोण हो सकता है कुछ थीटा, है ना। जैसे कल एक एग्जांपल करवा था ना 5-5 परिमाण वाले, है ना, वैसी कुछ कहानी, एक बार डायग्राम बना देता हूं मैं तुम्हें ताकि थोड़ा सा फील आ जाए। हाँ, ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, देखो बराबर दिख रहे हैं, हाँ बराबर ही है। तो यहां पर अब इनका परिमाणी सदिश कहां जाएगा वो देखना है मुझे ना। इनके मध्य कोण कितना है, थीटा है। सर ए बड़ा दिख रहा है बी से थोड़ा, चल ठीक है, बी को थोड़ा बड़ा कर ले, ठीक है चल। तो इनके मध्य कोण थीटा है। अब इनका परिमाणी सदिश इनके बीच में से कहीं निकलेगा। अच्छा, एक बात कॉमन सेंस से बता सकते हो क्या, कॉमन सेंस से, है ना, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। ये अल्फा क्या होगा, यहां जो अल्फा होगा वो थीटा बटा 2 हो जाएगा। अरे भैया कॉमन सेंस की बात, ए और बी, अगर ए छोटा है तो सदिश जो है वो परिमाणी है जो बी की तरफ झुक रहा था, अब ए और बी बराबर हो गए तो इनका परिमाणी कहां से निकलेगा, बीच में से निकलेगा। तो मैं यकीन नहीं होता तो मैंने जो फॉर्मूला सिखाया है tan थीटा, tan अल्फा वाला बराबर ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा, उसमें ए और बी को बराबर रखकर देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो इसमें हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कुछ काम की बात हासिल करना, है ना। तो हमारे पास अगर r परिमाण है तो r को लिख सकते हैं हम √a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मैंने क्या बोला, a और b का परिमाण बराबर है, a और b का परिमाण बराबर है। तो अगर a और b का परिमाण बराबर है तो बेटा मैं लिख सकता हूं √a² प्लस a² प्लस 2ab 2aa cos थीटा। क्या लिख सकता हूं मैं, 2aa cos थीटा बराबर हो जाएगा r के। किसके बराबर हो जाएगा, r के। तो यहां से मुझे क्या मिला, देखो ध्यान से, ये हो गया सर r बराबर √, ये हो जाएगा 2a² प्लस 2a² cos थीटा, है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें से मैं 2a² कॉमन ले रहा हूं अभी के लिए, वर्गमूल में ही चल रहा है सब कुछ, 2a² कॉमन ले लिया, ये बचा 1 प्लस cos थीटा। कितना बचा, 1 प्लस cos थीटा। अब कुछ ज्ञान की बात है, ज्ञान मतलब
ये 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, है ना। मैंने तुम्हें जब हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ाए थे बेटा उसी दिन बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फिजिक्स की जान है, हमें हर जगह लगेंगे। तो मैंने आपको बताया था हाफ एंगल फॉर्मूले कौन कौन से थे। मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर, चलो पहले एक बेसिक रिवाइज कर देता हूं। कॉस 2 थीटा जो था बेटा वो था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है ऐसा कुछ, जिसे हमने लिखा था cos 2 थीटा बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। एक बार बस एक बार एक कमेंट कर दो कि सर ये कैसे आया, ठीक है। घर आकर पहले तो ऑफलाइन पिटाई करूंगा और उसके बाद में ये इतना तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रह जाएगा, ठीक है। मार मार के पढ़ाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, तुम्हें पढ़ाना, है ना। मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से करता हूं, तुम चाहे करो ना करो, ठीक है। धर्म ही पूजा है और धर्म ही कर्म है मेरा। तो यहां पर क्या होगा भैया, ये बहुत बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए, मैंने बहुत बार सबको बताया था। तो यहां पर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाए कॉस थीटा, क्या करा मैंने यहाँ पर 2 थीटा को थीटा लिख दिया। अगर मैं 2 थीटा को थीटा लिख रहा हूं तो थीटा की जगह थीटा बाय 2 लिखना होगा, ये तो हमने पहले भी समझा था। ये थीटा बाय 2 लिख दो, ये जगह कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पे माइनस नहीं आया, माइनस आ गया यहाँ पे ना, हाँ अच्छा सही बोल रहे हो तुम, माइनस आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस कर लिया। तो अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं बेटा तो जगह 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये मेरा आ गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं मैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी प्रकार से मैं चाहता, देखो मैं चाहता तो इसे ऐसा भी लिख सकता था, है ना। कॉस 2 थीटा जो होगा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। ये अभी आगे काम आएगा हमें, इसलिए मैंने अभी से आपको बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 2 तरीके, या तो इसको याद रखो समझो, या बोल रहे हो या अच्छा ये जो आदमी कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आएगा वो याद रखना हमें मेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो, ऐसे मैं लिख सकता हूं वर्गमूल, ये 2 गुणा 2 2 का वर्ग हो जाएगा, ए का वर्ग हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 का वर्ग हो चुका है, मतलब क्या सभी पे वर्ग है, हाँ भैया सभी पे वर्ग है। तो वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाएंगे, तो यहां से जो आर आया वो बहुत इंपॉर्टेंट आया मेरे लिए। क्या आया, ये जो आर का मान है वो आया वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा 2a cos थीटा बाय 2। ये बात मैंने आपको पहले भी एक बार बताई है ना, जब मैंने आपको क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ाया था। हाँ चलो भैया, तो ये r बराबर 2a cos थीटा बाय 2 हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट से कोण है जिसके आंसर भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। ये कब निकला है, जब दोनों कोण दोनों सदिश बराबर हो, a और b बराबर हो गए तो ये सब कुछ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। यहां पर अगर मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया तो अब क्या क्या होगा देखो भैया। अगर मैं इनके बीच में कोण, है ना, वैसे ये टेबल हमने पहले भी बनाया था, अभी एक बार बस रिवाइज करवा लेते हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैंने इनके मध्य कोण जो है थीटा वो रखा 0 डिग्री, है ना। अगर थीटा का मान रख रहा हूं यहाँ पे a बराबर b है, अगर थीटा का मान 0 रखूंगा तो यहाँ पे r क्या आ जाएगा, r क्या आ जाएगा परिमाणी सदिश। सर 0 रखेंगे तो 0 रखते ही क्या आ जाएगा, 0 रखते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0। तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। अरे भैया अगर मान के चलो दो बराबर सदिश है इनके मध्य कोण 0 है, तो a इधर है a इधर है, तो जुड़कर 2a ही तो बनेगा। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैंने इनके मध्य कोण रखा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखते ही हो जाएगा 2a cos 60 बाय 2, है ना। कर देते हैं यहां पर, अगर मैंने रखा r बराबर 2a cos थीटा बाय 2, तो हो जाएगा 2a cos 60 बाय 2, तो हो जाएगा 2a sin 30 डिग्री, क्या हो जाएगा sin 30 cos 30,
cos 30। तो cos 30 क्या होता है? cos 30 √3/2 होता है। 2 ने 2 को मार दिया, ये √3a आ गया, ये r का मान आ गया। तो यहाँ पर परिमाणी सदिश जो है वो √3a बनेगा, है ना। तुमको ऐसा लग रहा है कि ये मास्टर इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? हाँ, मैं कर रहा हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मैंने बहुत बार पहले भी बता दिया तुम्हें। तो इसी प्रकार से अगर तुम यहाँ पे r का मान रखोगे, है ना, खुद से कर ले, थीटा का मान 90 डिग्री रख ले, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a cos 45 डिग्री। तो 2a cos 45 डिग्री होता है 1/√2। तो यहाँ से बचेगा √2a। एक बार पूछ किए कैसे आया, फिर देख मजा जिंदगी का। तो यहाँ पर हो जाएगा √2। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर रखा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री रखते ही क्या हो जाएगा? r बराबर 2a cos 120/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a cos 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये a आ जाएगा। तो यहाँ पे 120 डिग्री रखने पे a हो जाएगा। इसी प्रकार से 180 डिग्री रखने पे 0 हो जाएगा। एक 180/2 कितना होता है? 90। cos 90 क्या होता है? थोड़े तो इंटेलिजेंट हो गए हैं कुछ बच्चे, तो सर हो गए। हाँ सर, हम तो हो गए, कुछ इंटेलिजेंट तो हो गए। तो यहाँ पर ये परिमाणी सदिश हम याद रख सकते हैं। अच्छा, इनमें अगर अल्फा पूछता मैं, अल्फा मतलब कि जो परिमाणी सदिश के साथ कोण बनेगा अल्फा, वो क्या आता? सर यहाँ पर अल्फा तो 0 आता, 60 डिग्री है तो अल्फा आता 30 डिग्री। अरे परिमाणी सदिश दोनों के बीच में से चीरता हुआ निकलेगा। यहाँ पे परिमाणी 45 डिग्री पे आता, यहाँ पे परिमाणी 60 डिग्री पर आता, यहाँ पे परिमाणी कहां से आता? अब परिमाणी है ही नहीं तो उसका परिमाणी का कोण क्या लिखोगे? परिमाणी तो 0 आ गया ना। तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है ना, आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुका हूं बहुत आराम से। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो नीचे बता दो। नहीं, वैसे ये सब कुछ आपसे बनना चाहिए, बस वैल्यूज उठा के रखिए, और क्या बनना चाहिए मैंने बताया आपको। क्लियर है भैया? ये कहानी चमकती है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी पर कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना, कुछ प्रश्न कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़कर इसमें और भी दूसरी प्रकार की बातें करेंगे। चलो पढ़ो सवाल। सदिश ए, बी और सी के परिमाणी सदिश क्रमशः 12, 5 और 13 है। अब यदि बोला है ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर सी सदिश है, तो ए और बी के मध्य कोण क्या होगा? क्या बोला है? ए सदिश प्लस बी सदिश जो है सदिश रूप में बोला है, सदिश रूप में परिमाण बराबर करा है। ऐसा मत सोचना अच्छा ए प्लस बी जो है ए 12 है, ये 13 कैसा आ गया? 12 और 5 तो 13 नहीं होता। अरे 12 और 5 13 नहीं होगा, लेकिन उनके मध्य कुछ कोण रहा होगा जिसकी वजह से परिमाणी सदिश 13 आया है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? यहां से मेरे को सदिश रूप में परिमाण लिखना है। सदिश रूप में, तो सदिश रूप का परिमाण का फॉर्मूला होता है सर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये बराबर होगा c के। अब वैल्यू उठा के रख दो, a b c की, आंसर आ जाएगा। a का मान कितना है? a का परिमाण कितना, एक बार लिख देते यार, यहाँ पे यही लिख देते हैं, काफी जगह हमारे पास। a का परिमाण कितना है? a का परिमाण है सर 12 इकाई। b का परिमाण कितना है बोलो? 5 इकाई। c का परिमाण कितना है? 13 इकाई। उठा के रखो, c हो गया सर 13। बहुत बढ़िया। वर्गमूल है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चक्कर पड़ जाएगा, चलो अभी बताता हूँ। a का वर्ग कितना होगा? 12। b की जगह लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 cos थीटा। अब चक्कर क्या हो गया? चक्कर क्या हो गया? यहां पर ये वर्गमूल है ना, और ये वर्ग है, तो एक काम करो, दोनों तरफ वर्ग कर लो, 13 का वर्ग कर दो, ताकि cos थीटा को बाहर निकाल पाए ना यार। थीटा का मान कैसे निकालेगा वरना? तो मैंने दोनों तरफ वर्ग ले लिया। या आप चाहते तो यहां पर c² से ही सीधे कर देते, क्योंकि हमने r² का फॉर्मूला पढ़ा था वो, है ना। तो हम यहां पर लिख देते दोनों तरफ वर्ग या वर्गीकरण कर दिया हमने। तो यहां पर कितना हो जाएगा? क्योंकि सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो होगा वो 13 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। चल अब मान रखो एक बार फटाफट। ये हो गया 144, 144, 25। अरे ए और बी कहां से आ गए? ए और बी कहां से आ गए? भगाओ इन्हें, भगा दो। 2 इंटू 12 इंटू 5 भगा दिया उनको।
दो गुणा, मत मल्टीप्लाई करे, फालतू में मेहनत मत कर देना इनको भी मल्टीप्लाई करके। 169, 13 का वर्ग होता है 169। अच्छा 41, 44 और 25 को जोड़ेंगे तो सर ये आ जाएगा 116। ओहो 169, हाँ प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos थीटा बराबर 169। तो 169 ने 169 को तो मार दिया, वो तो जाके 0 हो जाएगा। तो यह 2 गुणा 12 गुणा 5 गुणा cos थीटा 0 है। ये 0 कैसे है? ये 0 हो सकता है क्या? नहीं। अरे 2 0 हो सकता है क्या? नहीं। 12 0 हो सकता है नहीं। 5 0 हो सकता है नहीं। तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा, तभी तो इन सबका गुणा कर मुझे शून्य मिला है। तो cos थीटा को 0 कर दे, कर बेटा cos थीटा को 0। तो cos थीटा को 0 कर देंगे तो सर थीटा का मान भी आ जाएगा 0 डिग्री। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आएगा ना यार। cos 90 शून्य होता है, मतलब π/2। थीटा का मान कितना गया? π/2। चलो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं, है ना। अगला सवाल, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिमाणी के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है। वस्तु पर लगने वाले परिमाणी बल का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान बताना तो एकदम आसान सी बात है सर। अधिकतम मान क्या होगा? आरमेक्स क्या होगा? 12 और 8 का योग कर दो तो हो गया 20 न्यूटन। कहानी खत्म, पैसा जमा। अच्छा न्यूनतम पूछते तो क्या बोलते? ये अधिकतम आया है। ये क्या निकाला है हमने? अधिकतम निकाला है। अगर न्यूनतम पूछा जाता तो न्यूनतम पूछते तो कर पाते क्या? हाँ सर न्यूनतम भी कर देते, उसमें कौन सी बढ़िया बात है। दोनों को माइनस ही तो करना है, तो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है न्यूनतम। तो आर मिनिमम क्या होगा? आर मिनिमम होगा 12 माइनस 8, मतलब हो गया 4 न्यूटन। कितना हो गया है? 4 न्यूटन। क्लियर है बेटा? चलो तो ये इंपॉर्टेंट सी कहानी। अगला सवाल, दो अब ध्यान समझना, दो एक समान बल है ना, मतलब दोनों समान है, पी बल दिए किसी वस्तु पर परस्पर 120 डिग्री। अरे 120 डिग्री अभी याद करवाया तुम्हें, देख ध्यान से। 120 पे जा, 120 पे जा, 120 पे। ये रहा सर 120 के लिए ए ही होता है। अरे 120 के लिए परिमाणी ए होता है, तो वहां पर हमने सदिश ए लिए थे। अब यहाँ पे सदिश पी लिया है तो परिमाणी भी पी ही होगा। कुछ समझ नहीं आया? आर का फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बटा 2, है ना। जब गधा हमाली करने की आदत पड़ी है, मजदूर है हम, तो हम कैसे इतनी होशियारी वाली बातें एकदम से समझ जाए, है ना। क्योंकि सर हमें तो बचपन से सिखाया है मजदूरी कर, मजदूरी रट ले से, मजदूर बन जा, तो फिर आगे बहुत भला होगा। यहाँ पे cos 60 कर दे तो ये हो जाएगा 2 इंटू पी इंटू 1 बटा 2। 2a cos थीटा बटा 2 याद है, बराबर के लिए, समान सदिश के लिए। तो ए की जगह पी रख दिया क्योंकि उसने बोला प्रत्येक पी है। फिर 120 रखा और सॉल्व किया। क्लियर है कहानी? हाँ तो भैया आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, फिर हम इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आखिरी सवाल, दिए गए दो सदिशों के परिमाणी के अधिकतम तथा न्यूनतम मान तुम्हें दिए गए। अच्छा अधिकतम मान है 17 और न्यूनतम मान है 7, मतलब a प्लस बी जो है वो 17 है और न्यूनतम मान क्या होता है? ये अधिकतम मान हो गया। और न्यूनतम क्या होता है बेटा? न्यूनतम होता है सर a माइनस बी। तो a माइनस बी कितना दिया है? 7। अधिकतम दिया हुआ है 17 और न्यूनतम दिया गया है 7। अब हमें सवाल में बोला है कि यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत है तो इनका परिमाणी ज्ञात कीजिए। तो पहले परिमाणी सदिश अगर परस्पर लंबवत है तो आर का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। ये लंबवत के लिए होता है भैया। लेकिन अब हमें ये तो पता होना चाहिए, पहले हमें ये तो पता करना पड़ेगा सर कि यहां पर a और b क्या है। तो दो समीकरण है, a प्लस बी 17, a माइनस बी 7 है। आंसर निकाल लो a और b की वैल्यू और फिर यहां पर रख दो। तो कैसे करेंगे? देखो अगर मैंने इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो ये b और b कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2a बराबर हो गया 17 और 7 हो जाएगा 24। देखो यही होता है क्या? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हाँ चलो, तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया? 12 आ गया। a का मान 12 इकाई आ चुका है।
तो अगर a का मान 12 इकाई आ चुका है सर, तो अब हम b का मान निकाल देते हैं। b का मान कैसे निकालोगे? कोई भी समीकरण ले लो एक, उससे b का मान निकल जाएगा। तो अगर मैंने माना कि यदि मैं कहूं a माइनस बी जो है वो 7 था, किसी से भी निकालो, मेरी इससे इच्छा हो रही है तो मैंने इसलिए आज इससे कर दिया। 12 माइनस बी बराबर 7 है, तो इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो 12 माइनस 7 बराबर बी हो जाएगा। या मैं लिख सकता हूं ये है 5। कितना है भैया? 5। तो बी आ गया 5 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। 12 और 5 आ गया। अब r का मान क्या आएगा? r का मान है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा वर्गमूल a का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना है? 12। b का स्क्वायर कितना है? 5। अरे भैया ये तो अभी करा था। हाँ यार, अरे अभी करा पीछे। ये है 144 प्लस 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 169। 169 मतलब 13 इकाई 5। ठीक है, ये हो जाएगा 13 इकाई। तो यार ये इंपॉर्टेंट सी कहानी है, इंपॉर्टेंट सी बात है ना? ये ध्यान रखना है सभी को। क्लियर है? क्या ध्यान रखना है कि ये 13 इकाई होगा। क्यों ध्यान रखना है 13 इकाई? ये ऐसा भी मान सकते हो जैसे 3 4 5 का त्रिभुज पड़ा, वैसे ही यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना सकते हो 5 12 और 13 का। इसमें कोण का मान याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि 5 और 12 का वर्गमूल करूं, वर्ग करके जोड़ूं और वर्गमूल करूं तो 13 आता है। क्लियर है बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, और इसी में और नई चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं दो सदिश। अगर मान के चलो तुम्हारे पास दो सदिश, एक नया टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं, छोटी सी बात है, ये हमने जो पढ़ रखा है उसी पर आधारित है पूरा का पूरा। तो अगर मुझे दो सदिशों को घटाना है ना, या जैसे मान के चल एक मुझे करना है a सदिश माइनस b सदिश, ये c सदिश के बराबर है, तो हम इसे कहते हैं, यह होता है सदिशों का व्यवकलन। तो ये व्यवकलन क्या होता है सर? मतलब a माइनस बी करना है ना, मुझे सदिश का घटाना है, सदिश का योग और सदिश को घटाना। तो कैसे घटाएंगे? देखो, इसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा? मान के चलो मैंने बोला कि एक a सदिश है और एक b सदिश है, इनके मध्य कोण थीटा है। तो मुझे a प्लस बी नहीं करना, मुझे a, देख इसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, चिंता मत करो, अभी इसके लिए फॉर्मूला बता दूंगा, सब कुछ बहुत बढ़िया मजा आएगा, लेकिन एक बार जो बता रहा हूं समझो उसे। मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना यार, क्या लिख सकता हूं? a प्लस माइनस बी सदिश। अरे क्या लिख दिया मैंने? ये a प्लस माइनस करूंगा तो माइनस ही तो बनेगा, a प्लस माइनस करूंगा तो माइनस ही तो बनेगा। तो यहां पर वही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं बेटा, ये a सदिश है b सदिश है, इसकी जगह मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, माइनस b सदिश का आएगा, ये रहा माइनस b। तो अगर मैं इनको मतलब क्या करूं, मैं a सदिश और माइनस b सदिश का योग कर दूं तो a माइनस b बन जाएगा। ओहो हे भगवान, ध्यान से सुन फिर से, क्या बोल रहा हूं? a प्लस बी सदिश की जगह में a प्लस माइनस बी सदिश कर दो तो a माइनस बी सदिश बन जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता ना यार माइनस बी सदिश क्या है बेटा, कहां से लाऊंगा मैं माइनस? तो ऐसे लेकर आ गया मैं माइनस। क्या किया मैंने करा a सदिश का और ये b सदिश रख दिया, b सदिश इधर था तो माइनस बी सदिश इधर होगा, तो माइनस बी सदिश इधर हो जाएगा, तो मैं a सदिश का योग कर दूं माइनस बी सदिश से तो मेरी बात बन जाएगी। तो माइनस बी सदिश मतलब a सदिश और माइनस बी सदिश के मध्य कोण जो होगा ना वो 180 माइनस थीटा होगा। अभी भी कुछ लोगों को पल्ले थोड़ी ना पड़ा होगा, मुझे पता है 100% है ना। क्यों? फिर से वही वाली बात, हमको सुनना थोड़ी ना एक बार में जो मास्टर साहब बोल रहे हैं, 3-4 बार बोलेंगे तब मजा आएगा। पूरी मेहनत करवानी है, हमको नहीं करनी है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन, a सदिश है माइनस बी सदिश है, b सदिश a माइनस बी करना था मुझे, a माइनस बी करना था मुझे, तो अब मुझे a माइनस बी करना, तो a माइनस बी नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो क्या करा, a प्लस माइनस बी कर लिया, माइनस बी को लगा लिया यहाँ पर, माइनस बी को लगा लिया क्योंकि इसका भी मतलब वही हुआ ना। तो ये a सदिश है, माइनस बी इधर होगा, तो अगर मैं a सदिश माइनस बी सदिश कर लूंगा तो मुझे इनका परिमाण ज्ञात हो जाएगा। एक बार फिर से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये c सदिशों का, तो मैं लिख सकता हूँ सर मुझे फॉर्मूला जो पता है वो पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मुझे फॉर्मूला पता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जो c सदिश है ना, ये अभी के लिए इसको r सदिश बोल देता हूँ, पुराना वाला ये
अब इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने अभी के लिए सी सदिश बोल दिया, तो जगह सी सदिश बराबर, अब मेरा ए नहीं है, ए तो सॉरी ए तो ए ही है, बी नहीं है, बी की जगह माइनस बी का वर्ग है, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? और ये माइनस बी लिख दिया एक और। बी की जगह क्या कर रहा हूं, बस मैं माइनस बी कर रहा हूं। बी की जगह क्या कर रहा हूं मैं, माइनस बी कर रहा हूं। क्यों माइनस बी कर रहा हूं मैं, क्योंकि सर अगर हम समझे ध्यान से तो यहां पर बी नहीं आएगा, यहां पर माइनस बी आएगा। ठीक है, और 180 माइनस थीटा को मैंने कोई कोण अल्फा बोल दिया अभी के लिए, है ना, अल्फा या फाई बोल देते ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ऐसे बस बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया कि ए और माइनस बी के मध्य कोण फाई है, ए और माइनस बी के मध्य कोण फाई है। तो यहां पर थीटा की जगह मुझे ज्यादा बेहतर क्या लिखना चाहिए, फाई। तो यहां पर जो सूत्र बनेगा बेटा वो लिख सकता हूं मैं, सी का मान हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस फाई, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये वही वाला सूत्र है, वही सब कुछ है जैसा पुराना था, जो पुराना था वही है। बस अगर मैं कहूं कि a और माइनस बी के मध्य कोण, अरे यार a और a का योग किसके साथ करना है, माइनस बी के साथ करना है, तो a और माइनस बी के मध्य कोण लिखेंगे ना यार। तो a और माइनस बी के मध्य कोण कितना है, फाई, तो उसके हिसाब से करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस फाई। क्लियर है, छोटी सी बात है ना। तो ऐसे हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो बिल को मारा मुझे देख, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे, अगर मैंने बोला कि ये अब देखना फिर से कंफ्यूज मत हो जाना, ए सदिश है, ये माइनस बी सदिश है, इनके मध्य कोण अभी क्या बोला मैंने, फाई, तो ये फाई है, या इनके मध्य कोण थीटा भी होता है, तो क्या करना है बेटा, बस ये माइनस रखना है। तो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह माइनस बी रखा, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर तो बी ही होगा, और यहां माइनस बी आएगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बस दैट्स इट। क्लियर है कहानी। तो इसमें भी वैसी ही सारी बातें मैं बोल सकता हूं जो मैंने पहले बोली, लेकिन बस इसमें देख करना वही है, होगा वही सब, बस ध्यान रखना यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैंने इसमें एक नई इंपॉर्टेंट सी बात बताना चाहता हूं मैं आपको, बस कि यदि इसका जो सूत्र बनेगा ना वो इंपॉर्टेंट हमें आगे काम आता है। यदि a और b बराबर हो गए, अगर a और b बराबर हो गए, तो यहां पर जो c सदिश आएगा बेटा वो लिख सकते हैं वर्गमूल ए स्क्वायर। अरे भैया बहुत मेहनत से समझाया है ना, समझ में आ तो जल्दी से थम्स अप कर दिया करो, है ना। तुम एक तो क्लास में थम्स अप नहीं करते हो, थम्स अप क्या करो, दिल बिल बना के भेजा करो, तो मजा आता है। ए स्क्वायर माइनस 2aa कॉस फाई, कोई इसे थीटा भी बोल सकता है। अरे यार उसने इसको थीटा बोल दिया, नाम में क्या रखा है, मेरा नाम कुछ है, तेरा नाम कुछ है, तेरा नाम किसी और का नाम भी हो सकता है, किसी और का नाम तेरा नाम भी हो सकता है, नाम ही नाम है। तो थीटा की जगह में फाई, ये इसको में पूरे को भी कोई लोग थीटा बोल देते हैं, तो यहाँ थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो हमने अलग से फाई बोला है, कोई हमें अलग बताना है। ये जो बनेगा बेटा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये सॉरी कॉस फाई। तो इसमें से 2a स्क्वायर फिर से मैंने कॉमन ले लिया। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, देखो ये बचेगा 1 माइनस कॉस फाई, जैसे वहां पे 1 प्लस कॉस थीटा जो था वो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 था, वैसे 1 माइनस कॉस फाई जो होगा, है ना, एक बार फिर से छोटा सा रिकैप करवा देते हैं, है ना। कॉस 2 थीटा जो होता है उसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। कॉस 2 थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसे इधर ले आऊं उसे उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा किसे किधर, 2 साइन इधर को लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो अगर मैंने यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाय 2 रख दिया तो वहां पे 2 थीटा की जगह थीटा रख सकता हूं, और इसे लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 1 माइनस कॉस फाई, या फाई लिखो, अरे यार फिर नाम में क्या रखा है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी, ये सब क्या, ये सब अचर है ना यार, थीटा फाई बीटा गामा ओमेगा, फिर वह पता नहीं काय वाई दुनिया भर के अल्फाबेट्स है। तो ये क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस फाई या 1 माइनस कॉस थीटा, उसकी जगह देख सकते हैं हम वर्गमूल 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब फाई लिख रहा है, फाई बाय 2,
तो अब मैं क्या करूं मैं, क्या लिखा मैंने इसको, देखो यहां पर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं c बराबर वर्गमूल 2a साइन थीटा बाय 2 फाइव बाय 2। अरे निकल जाता है यार थीटा, ऐसे एकदम बह जाता हूं मैं। तो यहाँ पर बाबत थीटा की आदत हो जाती है ना यार। तो 5/2 का वर्गमूल, पूरे का वर्गमूल जैसा वहां बना था वैसा वहां यही बनेगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर दो सदिशों को जोड़ा जाए, दो बराबर सदिशों को दो जोड़ा जाए तो उनका जो परिमाणी सदिश आता है बेटा, बालक ध्यान से सुन, उनका जो परिमाणी सदिश आता है वो 2a cos थीटा बाय 2 आता है, और उन्हें घटाया जाए तो उनका परिमाणी सदिश जो c आएगा बराबर सदिशों को, वो होगा c बराबर 2a साइन थीटा बाय 2 या साइन 5/2 बोल सकते हैं उसे, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है ना। ये हमें पल पल पर काम आएगी आगे कि अगर दो सदिश है तो उनको जोड़ा तो बराबर सदिश है 2a cos थीटा बटा दो, और अगर घटाया तो 2a sin थीटा बटा दो। क्लियर है कहानी। तो ये सदिशों को घटाने को लेकर हमने सारी चर्चा कर ली। अब इसमें भी ऐसा टेबल वेबल बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना नहीं बना रहे। उसकी ज्यादा आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पड़ेगी भी तो यहाँ पे थीटा का मान रखकर हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बातें करते हैं सदिश के घटक पर, जो अगेन हमें आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है ना। सदिश के घटक पर हमें बहुत सारी चर्चा करनी होगी, और सदिश के घटक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आने वाले समय में, है ना। मतलब सदिश के घटक हमें बहुत बार करने होंगे। मतलब जब मैं प्रक्षेप गति शुरू करूंगा पहले ही दिन आते ही सदिश के घटक करूंगा मैं। तो सदिश के घटक होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। देखो अब क्या चक्कर था कि मेरे पास दो सदिश थे ना, एक सदिश था एक सदिश था, इनके मतलब कौन दोनों ठीक परिमाणी निकाल घटा भी लिया जोड़ भी लिया। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा दो से ज्यादा आ गए तो क्या करोगे। जो इतनी कहानी कर रहे थे तो कितने सदिशों के लिए थी, दो सदिशों के लिए थी। तो अगर मेरे पास दो से ज्यादा आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, तो कैसे करोगे। तो सर उनमें से 2 को ले लेंगे, फिर 2 का परिमाणी निकालेंगे, फिर 2 का परिमाणी निकालेंगे, फिर उनका परिमाणी निकालेंगे। बहुत मुश्किल। तो इसके लिए वास्तविक मेथड जो है ना वो होता है घटक लेना, है ना। घटक लेना मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो तुम्हारे पास कोई भी एक सदिश है, घटक का बेसिक मतलब बता रहा हूं मैं, है ना। दुनिया वाले से पता घटक ले ले, एक्स पे ले ले, वाई पे ले ले। घटक का यह बेसिक मतलब नहीं होता। घटक का बेसिक मतलब ये होता है बेटा कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक सदिश है, तो सदिश क्या दिशा बताता है। तो आप ये देख सकते हो कि उस सदिश का दूसरे सदिश के सापेक्ष कितना चलेगा वो, मतलब क्या होगा। जैसे मान के चलो ये एक सदिश था बी सदिश, एक सदिश था ए सदिश। तो मेरे को ये देखना है कि यहाँ पर ए सदिश का घटक बी पर कितना है। मतलब मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा था, तो मैं को यहाँ पर पहुंचना है, तो मैं ए बी के सापेक्ष कितना चलूं ताकि उस बिंदु पर पहुंच जाऊं। सर इतना, अरे कहाँ जा रही है तू, दूसरे कलर से बनाते, ये नहीं चल रही। हाँ देखिए चली ना। तो ये यहां से चलकर वहां पहुंची, तो ये बी पर कितना चली, ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी अगर मैं एक्स बोलूं तो ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा ए का घटक बी सदिश पर, बी पर आया घटक का फील, है ना। मतलब क्या होगा कि आप वहां तक पहुंचना चाह रहे हो, मूल बिंदु पर एक इधर जा रहा है, दूसरा सदिश इधर है, तो आप वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो आप इस सदिश पर कितना चलोगे और उसके लंबवत सदिश पर कितना चलोगे, वो क्या हो जाएगा, घटक कहलाते हैं उसके। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो ये एक्स सदिश था और ये तुम्हारा वाई सदिश है, तो तुम्हें ये देखना है कि x सदिश का y पर कितना घटक है ना। मतलब तुमको यहाँ पर पहुंचना है, तुम्हें यहाँ पर पहुंचना है। तो यहाँ पर कैसे पहुंचोगे, सर ये इधर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी होगी, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x सदिश का घटक y पर।
हम घटक घटक खेल सकते हैं, है ना। हमने क्या करा, हमने इसका घटक उस पे, उसका घटक इस पे लेना सीखा। अरे यार घटक लेना नहीं सीखा, मैंने फील लिया कि अच्छा घटक मतलब क्या होता है कि अगर ये है तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के कुछ ऐसी कहानी है, कुल मिला के कुछ ऐसी कहानी है कि जिस सदिश का आपको घटक लेना उसके शीर्ष से दूसरे सदिश पर एक लंबवत रेखा बना दो, तो वो जो दूरी होगी वह क्या हो जाएगा। देखिए लंबवत रेखा बनाई थी, ये जो दूरी होगी ये क्या होगा, घटक होगा ए का बी पर। ऐसे बी का भी ए पर निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी एक सदिश का दूसरे सदिश पे घटक या किसी भी एक सदिश का अनंत सदिशों के अनुदिश घटक लिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैंने बोली है ना, क्या कि किसी भी एक सदिश के अनंत घटक हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी मैं x का y पे ले रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे कोई z बना दिया तो उसका उस पे ले सकता हूँ। कहीं पर भी किसी भी एक सदिश का, देख जैसे ये y था मेरा, ये मेरा x, ये मेरा z आ गया, तो मुझे x का घटक z पर लेना है। मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर इस बिंदु से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर z पर, ये z के लंबवत, तो ये मेरा घटक आ गया। ये क्या है, x का घटक z पर, ठीक है। तो ऐसे मैं कहीं से भी घटक ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो अब ये तो सर ऐसे तो बहुत मुश्किल है, तो कोई भी कहीं भी घटक ले ले तो मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका घटक किस पे लेना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम जब भी आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो हम जो भी पढ़ेंगे आगे उसमें क्या करते हैं, हम उन सभी में जो भी आगे पढ़ने वाले उन सभी में हम क्या करते हैं, उनमें हम x अक्ष और y अक्ष मतलब जिस बिंदु से हम हमारा प्रक्षेपण या जिस बिंदु से हम प्रेक्षण शुरू करते हैं, हम जिस बिंदु से देखना शुरू करते हैं उसको मूल बिंदु बोल देते हैं। तो हम घटक x अक्ष और y अक्ष पर ले लेते हैं, है ना। मतलब जरूरी नहीं मैं x अक्ष y अक्ष पे ही लूं, लेकिन हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए या आगे चीजें आसान हो जाए इसलिए हम अधिकतर मतलब 99% केसेस में, हाँ, हम अधिकतर घटक x अक्ष x और y अक्ष पर ही लेते हैं। किस पे घटक लेंगे, x अक्ष और y अक्ष पे घटक लेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सभी सदिशों को, सभी अगर नहीं हो तो अधिकतर मतलब 99% केसेस में, हाँ, हम अधिकतर घटक x अक्ष x और y अक्ष पर ही लेते हैं। किस पे घटक लेंगे, x अक्ष और y अक्ष पे घटक लेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सभी सदिशों को, सभी अगर नहीं हो तो, वैसा अभी जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें सभी सदिश होंगे वो मूल बिंदु से ही शुरू होंगे। तो हम अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, सभी सदिशों की पूंछ बड़ा प्यारा नाम है ना, पूंछ मूल बिंदु पर रखते हैं। सभी सदिशों की पूंछ कहां रखना भैया, मूल बिंदु पर रखना, तभी बात बनेगी। तो यहां पर अगर सभी सदिशों की पूंछ मूल बिंदु पर रखेंगे और हम अधिकतर घटक x और y अक्ष पर ही लेते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते इस चीज को, है ना। मान के चलो मेरे पास एक सदिश है, वैसे घटक लेना मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत सिखा ही दिया था, कि बस रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये थीटा है और ये a सदिश है, तो इसका घटक x अक्ष और y अक्ष पे, देखिए इसकी पूंछ मैंने मूल बिंदु पर रख दी है, तो इसका घटक x अक्ष और y अक्ष पे कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, देखो ये x अक्ष है सर, तो इसके लंबवत, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये x अक्ष पर घटक हो जाएगा। इसे मैं ax बोल देता हूं,
क्या बोल देता हूं, ax, है ना। मतलब बेसिकली घटक लेने से हम क्या कर देंगे, हम उसे आई कैप और जे कैप में तोड़ देंगे, है ना। मतलब जैसे सदिश बना है तो उसको आई कैप और जे कैप में तोड़ देंगे, मतलब एक्स और वाई में तोड़ देंगे, है ना। तो इसका क्या फायदा मिलेगा, देख अभी ये जैसे इसको मैंने एक्स में तोड़ा, अब इसको मैं वाई में भी तोड़ूंगा, और अगर मेरे पास बहुत सारे सदिश है तो उन सबको मैं एक्स और वाई में तोड़ दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं आई कैप वाले जे कैप वाले आसानी से जोड़ सकता हूं, उनका परिमाण ही निकाल सकता हूं। तो इसीलिए हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर ये क्या होगा, ये होगा जाएगा सर ए वाई हो जाएगा, अरे 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 कलर बदलो, कलर हरा कलर, बहुत दिन हो गया हरा का नहीं इस्तेमाल किया हमने, ए वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या सिखाया, मूल जहां पर भी उसका शीर्ष होगा वहां से जिस पर घटक लेना उस पर एक लंबवत रेखा बना दे, जिस पर घटक लेना उस पर एक लंबवत रेखा बना दे, जिस पर घटक लेना उस पर एक लंबवत रेखा बना दे, बस। तो एक्स पे घटक लेंगे तो हो जाएगा, वाई पे घटक लेंगे तो दूर हो जाएगा। अब क्या निकाल सकते हैं मान, बिल्कुल मान निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये ए है, ये थीटा है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो इधर वाला भी ए वाई होगा, ये ए वाई है तो इधर वाला भी ए वाई ही होगा, तो ये भी ए वाई होगा। लगाओ भैया, हम इसमें लगा सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है सर आधार बटे कर्ण, या मैं लिख सकता हूं एक्स जो हो जाएगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो मतलब आसान सी बात है कि अगर सदिश का घटक एक्स पर आता है तो ए कॉस थीटा होता है, आसान सी बात है। ये बात ऐसा याद नहीं रखना है ना, ये 90% बच्चे गलती याद कर लेते हैं कि और सर अब हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा ए वाई बटा ए। अरे साइन थीटा क्या होगा, ए वाई बटा ए, तो यहाँ पे ए वाई कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। मतलब 90% बच्चा क्या याद कर लेता है, ऐसा याद कर लेगा ए एक्स मतलब कॉस थीटा, ए वाई मतलब साइन थीटा, बस बड़ी मूर्खता भरी बात है। घटक जो है वो कोण मैंने अभी किससे लिया है, एक्स अक्ष से लिया है, कल को मैं कोण वाई अक्ष से ले लूंगा तो फैल जाओगे क्या, वाई अक्ष से कोण ले लूंगा तो फैल जाओगे क्या, नहीं फैलेंगे सर। उसके लिए क्या करना है अभी ट्रिक बताता हूं, पहले इसको हम खत्म कर देते हैं। तो देखो मेरे को मिल गया, अगर मैं चाहूं मैं ए सदिश को लिखना चाहूं तो ए सदिश को लिख सकता हूं सर, ये होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्यों, क्योंकि अब यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां पहुंचे तो सदिश बन गया भैया। ये अगर मैं ये बिंदु पूछूं तुमसे इसके निर्देशांक तो क्या बोलोगे, ए एक्स कॉमा ए वाई, जैसा समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। इसके निर्देशांक क्या होंगे, ए एक्स और ए वाई होंगे। तो यहां पर मैं ए सदिश को ये लिख गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसे ए कॉस थीटा अभी के लिए ना, इससे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये ए सदिश हो गया। मतलब मैंने सदिश को आई कैप और जे कैप में तोड़ना सीख लिया। इसका क्या फायदा है, इसके बहुत सारे फायदे कि अगर तुमने एक सदिश को आई कैप और जे कैप में तोड़ना सीख लिया बेटा तो तुम आसानी से, बड़ी आसानी से ये समझ पाओगे कि अच्छा ये आई कैप है ये जे कैप है। मतलब क्या समझ पाओगे कि इसमें एक ए सदिश को हमने आई जे में तोड़ दिया तो बी को भी तोड़ेंगे, सी को भी तोड़ेंगे, ई को भी तोड़ेंगे, सबको तोड़ेंगे, सबका बदला लेगा भैजल। तो फिर सबको तोड़ देंगे और आई कैप जेकब जोड़कर हम उनका भी परिमाण निकाल जाएंगे। ठीक है, वो सब तो आगे चलकर बातें करेंगे, है ना। अभी बस झलक दिखला सा प्रोग्राम चल रहा था, बता रहा था मैं तुम्हें क्या क्या हो सकता है। अच्छा अभी तो मैं चाहूं तो यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं, टेन थीटा जो होगा वो ए वाई बटा ए एक्स होगा। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से हम कार्यक्रम सेट कर सकते हैं। इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके साथ ही साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बता देता हूं। देखो मान के चलो यहां पर 60 डिग्री के कोण पर 10 इकाई का एक सदिश है ना, ए सदिश है जिसका परिमाण 10 इकाई है। तो आपको इसका एक्स घटक और वाई घटक बताने, घटक में तोड़ना है। तो एकदम आसान सी बात सर, अभी आपने बताया वैसे को वैसा उठा के रख देते हैं। ए सदिश को लिख सकते हैं हम ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ए तो आ गया सर 10 इकाई, कॉस 60 आई कैप प्लस 10 साइन 60 जे कैप। क्लियर है। तो इसको तोड़ोगे तो कॉस 60 कितना होता है सर 1/2 होता है, साइन 60 कितना होता है
सर ये √3/2 होता है। तो हम चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए सदिश को लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 5√3j कैप। ठीक है, एकदम तुच्छ कोटि का सवाल। हाँ भैया, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे हम, ये तुच्छ कोटि के सवाल पर ही है ना। मैं तुम्हें ये बात सिखा रहा था, इसका ज्ञान दिखा रहा था यार। अगर तुम्हें यहाँ पर कोण जो है वो x अक्ष से दिया हो तो तुम cos ले रहे हो x पर और y पर sin ले रहे हो। अगर कोण तुम्हें y अक्ष से दिया होता तो क्या करते, तब तुम जहां पर जिसके साथ कोण बन रहा है, y के साथ कोण बन रहा है, तो उस पर cos लेते और सामने sin लेते। क्या बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना कि जिसके साथ कोण लिया जाएगा ना, जिसके साथ, जिस अक्ष के साथ कोण लिया जाता है उसके साथ cos ले लो हमेशा। जरूरी नहीं है x के साथ ही कोण हो, y के साथ हो तो y पर cos ले लो, और अगर sin, अगर x के साथ कोण है, सॉरी x के साथ कोण है तो x पर cos ले लो। क्लियर है बेटा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है, जो भी बात मैंने बोली इसको से रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल्स भी आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी 2 सवाल दे रहा हूं क्विज के रूप में, उनका जवाब बताओ और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे और घटक पर और भी चर्चा करेंगे और लामी प्रमेय देखेंगे बेटा। हाँ तो बेटा आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। 1-2 सवाल ले लेते हैं और क्विज के रूप में भी 2 सवाल ले लेंगे। फिर एकदम छोटे छोटे से 2, अभी हमने जो बातें करी उसी पर आधारित कुछ सवाल। किसी सदिश को अधिकतम कितने घटकों में वियोजित किया जा सकता है? तो क्या बताया मैंने आपको, किसी भी एक सदिश को अनंत घटकों, किसी भी एक सदिश को अनंत घटकों में वियोजित किया जा सकता है, मतलब तोड़ा जा सकता है। लेकिन किसी सदिश को उसी के तल में अधिकतम कितने समकोणीय घटकों में, है ना, मतलब x और y केवल 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनेंगे, है ना। अगर एक सदिश है उसको अनंत घटकों में से, एक सदिश है, ये सदिश है तो उसको इस पे ले लो, इसका घटक इस पे ले लो, ऐसे कितने भी घटकों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके तलों में ही जो समकोणीय घटक होते हैं, जैसे ये जो हमने करा, ये क्या है, एक तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यह समकोणीय घटक है। तल में समकोणीय घटक है ये। ठीक है, तो समकोणीय घटक 2 ही हो सकते हैं किसी के भी एक तल में। क्लियर है कहानी बेटा। तो ये और मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी दोनों बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलो बेटा, तो अब हम क्विज पे जाते हैं। क्विज के रूप में 2 सवाल कर रहे हैं, फिर घटक के ऊपर और लामीस थ्योरम के ऊपर कुछ बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद में प्रक्षेप गति या द्विविमीय गति शुरू करेंगे। चलो बेटा, तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने। किसी वस्तु पर 2 बल F1 तथा F2 कार्य करते हैं। एक बल दूसरे का दुगना है तो इसका परिमाणी बल बड़े बल के बराबर है, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा? बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ट्राई करो। परिमाणी बल का सूत्र लिखो या परिमाणी सदिश का सूत्र लिखो, उससे ट्राई करो। अभी देखा जो कागज और कितनी बार कहूँ, अगर तुम जितनी जल्दी कागज दोगे उतनी जल्दी बनकर नहीं आ जाएगा फिर तुम्हारा। आज 2 है, जा भी रहे हैं, बनी का काम भी हो जाएगा तुम्हारा। आज उसकी छुट्टी है सर, आज तो है अधिकारी बैठेंगे, जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। जितनी लेट देकर जाओगे लेट ही बनेगा तुम्हारा। हाँ भैया, टाइम अप कैसे करेंगे? देखो बहुत बढ़िया सवाल बोला है। 2 बल है F1 और F2, है ना। एक बल F1 है, एक बल F2 है। अच्छा, मैंने माना, ऐसे मानना पड़ेगा, अरे देखो बड़ा मानना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने माना F1 बड़ा है F2 से, तो मैं F1 को लिख सकता हूँ दुगना हो जाएगा F2 के। सवाल वाले ने क्या बोला है, कि एक बल दूसरे बल का दुगना है। दुगना है मतलब क्या है, डबल है। F1 जो है वो डबल है F2 का, मतलब कोई भी F2 डबल है वो F1 का भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और बोला इनका परिमाणी सदिश मतलब R परिमाणी सदिश होगा वो F1 ही होगा, क्योंकि मैंने माना बड़ा F1 है। तो F2 बड़ा मान ले, कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, F2 बड़ा मानना होगा तो F2 बराबर 2F1 हो जाएगा।
अरे F1 बड़ा है ना, तभी तो दुगना है F2 के, तो यहाँ पे परिमाणी बल F1 हो गया। बस अब हम यहाँ पर कोण निकालना है हमें, तो R सदिश क्या होता है, ना परिमाणी सदिश होगा सर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर a की जगह F1, b की जगह F2 रख देते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा सर, r बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, अच्छा a की जगह F1 रख देता हूं, सीधे सॉल्व कर दो क्या, चलो कर देते हैं यार स्टेप बाय स्टेप। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो r की जगह क्या रखेंगे, ये r का स्क्वायर कर देते हैं, r की जगह रखेंगे हम F1 का स्क्वायर, F1 की जगह तो F1 है ही, अच्छा नहीं F1 की जगह 2F2 रख दो यार, F1 की जगह 2F2 रख दो, है ना। तो एक काम करो, F1 की जगह 2F2 रखो, तो यहाँ पे F1 की जगह क्या रखेंगे 2F2, तो R की जगह भी मैं 2F2 ही रख दूंगा, तो ज्यादा आसानी से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2F2 का स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, अगर आपसे बना तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है बेटा, है ना। F1 की जगह तो F1 ही रहने दो, क्योंकि F1 बड़ा है, F1 की जगह 2F2 है, एक्सट्रीमली सॉरी, F1 की जगह 2F2, F2 को F2 ही रहने दो, प्लस 2 इंटू F1 की जगह 2F2 इंटू F2 cos थीटा। देखो क्या होगा इससे या तो F1 रख दो हर जगह, या F2 हर जगह रख दो, तो वहां से F2 कट जाएगा, या F1 रख दो तो F1 कट जाता, बढ़िया लगता ना बने F2 देखो 4F2 का स्क्वायर बराबर होगा 4F2 का स्क्वायर, ओहो प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 4F2 का स्क्वायर cos थीटा। इस पूरे में से F2 कॉमन ले लो, तो और यहाँ पे चाहो तो ये तो पहले कैंसिल आउट कर दो, लो ये खत्म हो गया, तो देखा 0 बराबर F2 का स्क्वायर कॉमन आ गया सर, और यहां बचा 1 प्लस 4 cos थीटा, 1 प्लस 4 cos थीटा। तो देखो यार, अब यहां पर F2 तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बल तो 0 नहीं था, यही 0 हो सकता है, मतलब 1 प्लस 4 cos थीटा जो होगा वो 0 होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं इसे सर, माइनस उधर ले जाओ मैं, तो ये वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 cos थीटा माइनस 1, या cos थीटा जो होगा वो -1/4 आ चुका है, या थीटा का मान जो होगा cos इनवर्स -1/4। अगला सवाल, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखो, दिए गए, है ना, अब ये सबका सही होना चाहिए, दिए गए बलों के युग्म में से किस युग्म का परिमाणी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। अधिकतम निकालो, न्यूनतम निकालो, किसका 2 नहीं आ रहा है, ये 2 बीच में नहीं आ रहा है, तो 2 परिमाणी नहीं हो सकता, आसान सी बात है। चलो भैया, टाइम अप कैसे करेंगे, 2 का परिमाणी, मतलब 2 बलों का परिमाणी 2 न्यूटन ना हो, तो पहले वाले का देखते हैं। पहले वाले का 2 न्यूटन, तो इसका आरमैक्स क्या होगा, इसका आरमैक्स 4 न्यूटन होगा, और आर मिनिमम 0 न्यूटन होगा। क्यों, क्योंकि इनको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब अधिकतम 4 है, न्यूनतम 0 है, तो 2 तो आ ही जाएगा कभी ना कभी किसी न किसी कोण पर, है ना, तो हमें चिंता करने की बात नहीं है। चलो, मतलब इसके लिए तो 2 न्यूटन पॉसिबल है। बी वाले में देखते हैं, इसका अधिकतम जो होगा वो खुद ही 2 न्यूटन है, और न्यूनतम कितना है, 0 है, तो मतलब 0 से 0 के बीच में वैल्यूज आएंगी इसमें कहीं ना कहीं, तो ये भी 2 न्यूटन बना ही देगा। ये भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर पे टिक नहीं कर रहा हूं अभी मैं। अच्छा, 1 न्यूटन और 3 न्यूटन, सी पे जाते हैं, तो आर मैक्स क्या हो जाएगा सर, आर मैक्स हो जाएगा 4 न्यूटन, आर मिनिमम क्या हो जाएगा, आर न्यूनतम हो जाएगा सर 2 न्यूटन। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये 2 से 4 के बीच में, तो कहीं ना कहीं 2 तो आया ही, न्यूनतम पे आया ही आया। डी वाला एग्जांपल देखते हैं, इसका आर मैक्स कितना होगा, 1 धन 4 करोगे
तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। अच्छा, इसका आर मिनिमम कितना आएगा? आर मिनिमम आ जाएगा 4 माइनस 1। ओहो, मतलब इसका जो मान है वो 5 न्यूटन से 3 न्यूटन के बीच में ही डिंग डोंग करता रहेगा, 2 न्यूटन कभी भी नहीं जाएगा। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? उसने बोला किस युग्म का परिमाणी 2 न्यूटन नहीं हो सकता, तो इसका कभी नहीं हो सकता। क्लियर है कहानी, है ना? सबका 2 न्यूटन कभी ना कभी हो जाएगा। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हम सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम कर लिया हमने, उसमें बहुत सारे उदाहरण भी कर लिए। इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कि अगर a प्लस बी कर रहे हो आप, है ना, परिमाणिक का सूत्र नहीं लिखूंगा मैं, 1000 बार लिख चुका हूं उसको। तो यहाँ पर अगर a और b कर रहे हो और a और b बराबर हो गए, तो इसका जो परिमाणी आएगा r, वो क्या आ जाएगा? 2a cos थीटा बटा 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए। और अगर a माइनस बी कर रहे हो और a और b बराबर, इसका परिमाणी आएगा 2a साइन, अरे ठीक स्क्वायर कहां आ गया, 2a साइन, 2a साइन, हाँ इधर आ गया। अरे बेटा देखो, 2a साइन थीटा बटा 2 हो जाएगा, है ना, ये परिमाणी आ जाएगा। इधर से भाग जाता कभी कभी, है ना, तुम्हारे जैसा ही है, पढ़ने में मन ही नहीं है, पढ़ाने में मन नहीं है, उधर चले गया, अब उधर चले जाएगा। देखो, तो ये परिमाणी आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ा था यार हमने? इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर दो सदिशों के मध्य कोण की बात करी थी हमने, है ना, तो देखा था कि यार ए अगर बड़ा है ए और बी के मध्य, अगर यहाँ परिमाणी सदिश आ रहा है, ये कोण अल्फा बन रहा है तो बीटा बन रहा है, तो अगर ए का परिमाण ज्यादा है बी से तो अल्फा छोटा होगा बीटा से, और इसी प्रकार से अगर बी का परिमाण ज्यादा है ए से तो बीटा जो होगा वो छोटा होगा अल्फा से, ना, जिसका परिमाण ज्यादा होगा उसके साथ कोण कम बनता है। ये भी हमने देखा था। फिर हमने काफी सारे छोटे छोटे से एग्जाम्पल किए, और घटक लेने में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी कि अगर ये ए सदिश है तो इसका अगर कोण इधर थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे ए सदिश का जो घटक आ जाएगा वो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जी कैप हो जाएगा। क्लियर है? जो मैं बता रहा था उसमें अगर ध्यान समझते जाओ, देखो, अगर यहाँ मान के चलो एक बी सदिश था, इसका कोण इधर थीटा बन रहा था, तो अगर मैं अब इसके घटक लिखूंगा तो ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, है ना, जिसके साथ कोण नहीं बन रहा, एक्स के साथ कोण नहीं बन रहा, तो आ जाएगा बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जी कैप। कॉस और साइन आई कैप और जी कैप पे फिक्स नहीं होता, वो फिक्स क्या होता है, किसके साथ ले रहे हो। तो अगर y के साथ कोण लिया, y के साथ कोण लिया है तो ये हो जाएगा b cos थीटा, और x के साथ कोण लोगे तो यहाँ पर b cos थीटा, यहाँ पे a cos थीटा आई कैप के साथ होगा, और जिसके साथ कोण है y के साथ कोण है तो ये cos j के साथ गया, ये y के साथ गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, है ना। कल की क्लास में मिलेंगे, कल हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे, और होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में मिल जाएगा बेटा। कल द्विविमीय गति, ठीक है, थोड़ी बहुत देर की बातें बची, घटक वटक पे 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, और उसके साथ ही साथ 15-20 मिनट में लामी थ्योरम वगैरह लगेंगे हमें, 15-20 से 25 मिनट लगेंगे, फिर द्विविमीय गति पढ़ना शुरू करेंगे। तो जितना पढ़ा है बेटा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।